क्या सिर्फ महिलाएं ही सेक्सुअल हेल्थ के लिए चिंतित होती हैं? महिलाएं तो क्या, आदमी ज्यादा चिंतित रहता है। अगर आदमी परफॉर्म नहीं कर पाए तो चिंता तो उसको वैसे ही खा जाती है आज से ज्यादा, कि मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। और काफी बार वो अकेली दवाइयां लेने आती हैं कि सर कुछ दवाई दे दो, मैं ही दे दूंगी, इनको पुड़िया बनाए खिला दूंगी। तो मैंने बोला ऐसे नहीं होता है। कोई भी स्टोन, कोई भी पथरी हो कहीं पे, इसका रीजन क्या होता है मेन बनने का? यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स, माने किडनी स्टोन्स, यूरेटर स्टोन्स। पथरी कोई हो गई, कैसे उसको कम किया जा सकता है या निकाला जा सकता है? तो लेटेस्ट टेक्निक जो आया है उसे हम कहते हैं RIRS। कोई ऐसा फूड जिसे खाने से स्पर्म काउंट बढ़ सकता है? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? मैं बोला सर पैसे दे के मैंने सेक्स करने की कोशिश की और वो हुआ नहीं। सब बोलते हैं फुद्दू है, तेरे से कुछ होता नहीं है, तो मेरा मजाक उड़ने लगा। मेरे पास ऐसे बहुत कपल आते हैं जिन्होंने सालों से सेक्स नहीं किया, तो फीमेल से पूछे तो क्या कहती हैं, सर बच्चा हो गया, उसके बाद इनका भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो अब मेरा भी मन नहीं करता। इम्प्लांट की नीड किसे है? क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वालों को इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है? अगर आप कभी पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो आपके साथ के लोग पेशाब करके चले गए, लेकिन आप तब तक करते जा रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड वॉइड। अगर किसी का गदूद बड़ा हो गया, ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है? बिल्कुल, गदूद सही हो सकता है, बार बार पेशाब जाना वो रुक सकता है। बिल्कुल। एक बहुत बड़े चैनल में, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला था कि मास्टरबेशन से प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। ये कोई भी डाटा नहीं है इसको प्रमाण देने के लिए कि भाई अगर आप मास्टरबेट करेंगे किस टाइम तो आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। यंग लड़कों में यूजुअली मानसिक चीजें ज्यादा रूल आउट करनी चाहिए। यहाँ से प्रॉब्लम है। सेक्स टाइम कितना होना चाहिए? पेनिस के साइज को लेके एक मिथ है, क्या साइज बेटर है? लोग पेनिस का साइज गलत नापते हैं और टेक्निक्स आने चाहिए आपको अपने पार्टनर को प्लेजर करने के। पेनिस का साइज मतलब हाथी की तरह करोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को प्लेजर आएगा। पथरी अगर हुई है, बियर पी ली ठीक हो जाएगी अगर इनिशियल स्टेज पे है, क्या मिथ है? आपने क्या किया, सडन प्रेशर बना दिया और उससे तुरंत प्रेशर बन गया, तो काफी बार क्या होता है किडनी में इंजरी भी हो जाती है। वैग्रा नाम तो सुना ही होगा। लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई शिलाजीत सिर्फ पेनिस के लिए है या मर्दाना ताकत के लिए है। सबसे जरूरी चीज है पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस या कीगल एक्सरसाइजेस। सर्कमसिजन, इसको हिंदू मुस्लिम में नहीं करते हैं, बांटते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप विद इन 28 डेज ऑफ बर्थ करा देते हैं तो पेनाइल कैंसर के चांस निल हो जाते हैं। कमेंट में लड़ना मत आपस में। स्वागत है सर आपका मेरे पॉडकास्ट में। नमस्कार अंकित, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। यूरोलॉजी जो एक ब्रांच है वो बहुत ही वास्ट है और सेक्सोलॉजी भी इसमें आती है, और मैं आपका इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि ये जो सेक्सुअल संबंधित दिक्कतें होती हैं और ये बीमारियां होती हैं, ये 1 out of 8 men in India they suffer from erectile dysfunction। इतना हाई है प्रेवलेंस, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। आधे से ज़्यादा टाइम लोग YouTube अन्य प्लेटफॉर्म पे लेके ज्ञान लेते हैं, दवाइयाँ ट्राई करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे देश में कोई रेगुलेशन नहीं है, तो आप देखेंगे कि YouTube और अन्य प्लेटफॉर्म में ऐसे लोग एडवाइस दे रहे हैं जिनके पास ना डिग्री है, कोई तेल बेच रहा है, कोई दवा बेच रहा है, तो और महिलाएं इसका वो कर रही हैं जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है इस चीज़ की। तो ये बहुत हैरानी और आश्चर्यजनक बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई लगाम नहीं है तो इसीलिए हर कोई दे रहा है। आप देखेंगे लैक्स ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन उनकी एडवाइस बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत पेशेंट्स उसको देख के दिक्कत में आते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, फिर वो एक यूरोलॉजिस्ट को मिलते हैं तो वो उनको सही दिशा दिखाता है। तो आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर अगेन इनवाइटिंग मी टू दिस टॉक शो। सर पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, यूरोलॉजी ये एक बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यूरोलॉजी में बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा क्या क्या चीज़ें ट्रीट किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है किसी और डॉक्टर के पास चले गए। देखिए अंकित, यूरोलॉजी जो ब्रांच है उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किडनी यानी गुर्दा, ठीक है, प्रोस्टेट गदूद, उसके बाद लिंग से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, पेनिस से रिलेटेड हो गया, टेस्टिकल प्रॉब्लम, ये सब हम ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो किडनी में अगर देखें तो किडनी में अगर स्टोन्स हुए, किडनी में अगर कैंसर है, किडनी में अगर छल्ले या सिस्ट्स हैं, उसी तरह अगर पेशाब की नली में पथरी अटकी है, गदूद का बढ़ना यानी प्रोस्टेट का बढ़ना, ये प्रॉब्लम्स यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। आपके टेस्टिकल्स में पेन है, माने अंडकोश में दर्द है, अंडकोश में सूजन है या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, ये यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। तो यूरोलॉजी जो ब्रांच है बेसिकली जो हमारा जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स हैं इस सब से रिलेटेड ट्रीट करता है। और महिलाओं में स्पेशली इनकॉन्टिनेंस माने यूरिन का लीक होना, ये
चाहे स्ट्रेस हो सकता है यानी छींकने खांसने उठने बैठने से, नहीं तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस माने बाथरूम तक गई और पेशाब निकल गया, तो ये भी जो है एक यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट करता है। यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी दोनों में अंतर क्या है? एवरी एंड्रोलॉजिस्ट इज अ यूरोलॉजिस्ट, माने जो एंड्रोलॉजिस्ट है वो बेस डिग्री उसकी यूरोलॉजिस्ट जरूर है। एंड्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एंड्रोलॉजिस्ट जो करते हैं दे डील इन मेल सेक्सुअल हेल्थ, बेसिकली आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, उसके बाद आपका प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन हो गया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेल इनफर्टिलिटी, माने मेल फैक्टर, माने पुरुष से रिलेटेड अगर कोई फैक्टर की वजह से बच्चा नहीं हो रहा तो वो भी एंड्रोलॉजिस्ट के अंदर ही आता है। हाँ, कुछ लोग हैं यूरोलॉजिस्ट, जैसे मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है एंड्रोलॉजी में, माने इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये मेल इनफर्टिलिटी में, तो उसमें सब स्पेशलाइज भी आप कर सकते हो। प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट से रिलेटेड, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, कॉमन को साइड रखते हैं, और एक कोई ऐसी प्रॉब्लम जैसे प्रोस्टेट कैंसर रेयर होता होगा मे बी, और कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम जो ज़्यादातर होते होंगे, वो क्या हो सकते हैं? देखिए, प्रोस्टेट सबसे पहले बात करते हैं। प्रोस्टेट या गदूद एक ग्लैंड होता है अखरोट के शेप का, ठीक है, जो हमारे ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा को सराउंड करता हुआ बैठा हुआ है। इसका जो एवरेज साइज होता है 8 से 16 ग्राम तक होता है। जब प्रोस्टेट बढ़ना स्टार्ट होता है, जैसे गदूद बढ़ना, तो आपको यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। और देखिए, प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज जो है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी प्रॉब्लम्स इन मेन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ना ही उसके बाद ही स्टार्ट होता है, एंड 60 के बाद तो इसका प्रेवलेंस बहुत हाई है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो जैसे अगर आप देखें कि यूरिन में जो दिक्कत आती है कि बार बार जाना, हाँ, बार बार पेशाब आना, बार बार ये पेशाब कॉमन आना। मुझे लग रहा है कि 10 में से 4 लोग को होगा ही, 3-4 लोगों को। हाँ, लेकिन अगर आपकी एज 50 वर्ष से ऊपर है तो आपको प्रोस्टेट के बारे में सोचना चाहिए कि ये इसका कारण बढ़ जो है सकता है। प्रोस्टेट बढ़ना भी हो सकता है। रात को नींद से बार बार पेशाब के लिए उठना, उसके बाद आपको अर्जेंसी होना, माने पेशाब लग जाए तो रोक नहीं पाएंगे, एकदम बाथरूम जाएंगे, गाड़ी रुकवा के पेशाब करना, पेशाब की धार कमजोर होना, आप देख सकते हैं कि धार पहले दूर गिरती थी, अब पैरों के बीच में पास आती जा रही है। पेशाब करने के बाद ऐसे लगना कि पूरी तरह खाली नहीं हुआ है, माने ब्लैडर जो है एम्प्टी नहीं हुआ है, क्योंकि यूरिन अंदर रुक रहा है। हेसिटेंसी, माने पेशाब शुरू करने में हिचकिचाहट। और दूसरा चीज, अगर आप कभी पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो आपके साथ के लोग पेशाब करके चले गए लेकिन आप तब तक करते जा रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड वॉइडिंग। तो ये सब दिक्कतें, अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको यूरोलॉजिस्ट से जरूर परामर्श करना चाहिए। लेकिन अगर अभी आपने बोला कि 50 से ज़्यादा है तो एक बार चेक कराना चाहिए कि गदूद बढ़ गया है, प्रोस्टेट बढ़ सकता है। लेकिन अगर नए एज में 20 से 30 की एज में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर ये प्रॉब्लम यंग एज में है तो हमें सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माने यूटीआई रूल आउट करना चाहिए। यूरोलॉजी मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स माने किडनी स्टोन्स, यूरेटर स्टोन्स, ब्लैडर में स्टोन्स, ये रूल आउट करना चाहिए। अच्छा, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन यानी प्रोस्टेटाइटिस, इसको भी देखना चाहिए। और ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिससे आपका जो ब्लैडर है उसकी मसल ज़्यादा फड़फड़ाती हैं, तो उसके वजह से एक कंडीशन होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो इसमें टिपिकल सिम्टम होता है कि पेशाब बार बार जाना, अर्जेंसी लगना, ये चीज़ें कॉमन है जो आप यंग एज में आपको रूल आउट करनी चाहिए। बेसिकली अगर कोई जानना चाहे कि प्रॉब्लम है तो वो सिम्टम्स देख के ही मिल सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। हाँ, अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, देखिए अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स एवरी मेल को एनुअल चेकअप कराना चाहिए, जिसमें एक हम यूरिन रूटीन, एक सेरम पीएसए एक रसायन होता है जो प्रोस्टेट सेक्रीट करता है, वो ब्लड टेस्ट होता है, सेरम पीएसए, एक अल्ट्रासाउंड केयूबी विद रेजिडुअल यूरिन माने किडनी यूरेटर ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड, एक यूरोफ्लोमेट्री एक मशीन होती है जिसमें आप पेशाब करते हैं तो वो एक हमारा एक फ्लो रेट देता है, ग्राफ देता है, उसका इंटरप्रिटेशन यूरोलॉजिस्ट करता है। और एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन माने लैटिन के रास्ते उंगली डाल के प्रोस्टेट को फील करना, ये एनुअली अबव द एज ऑफ 50 हर एक को कराना चाहिए। एक अभी से मुझे एक क्वेश्चन सर याद है मुझे, एक बहुत बड़े चैनल में नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे कोई फीमेल लेडी जो थी, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उन्होंने देखा होगा, उन्होंने बोला था कि मास्टरबेशन से प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। देखिए, ये मैंने भी देखा था इस चीज़ को और क्या मिथ है या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इसका कोई भी टेक्निकल डाटा नहीं है कि इसको प्रमाण करने के लिए कि अगर आप मास्टरबेट करते हैं 21 बार तो आपका प्रोस्टेट कैंसर कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इट्स नॉट अबाउट मास्टरबेशन,
इफ़ यू हैव अ गुड हेल्दी सेक्सुअल लाइफ तो डेफिनेटली आपके प्रोस्टेटिक इश्यूज कम हो सकते हैं। लेकिन ये कोई भी डाटा नहीं है इसको प्रमाण देने के लिए कि भाई अगर आप मास्टरबेट करेंगे किस टाइम तो आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा या उसके चांस कम हो जाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ फैक्ट व्हिच इज नॉट मे बी ट्रू एज वेल। लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे कि उस पर ध्यान ना दें और कम करें? देखिए क्या करें या ना करें? हाँ, देखिए हस्त मैथुन पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अच्छा। और मैंने डाला भी था। तो देखिए मास्टरबेशन बेसिकली क्या, इट इज एक्सप्लोरिंग वंस ओन सेक्सुअलिटी। ठीक है भाई, हर एक के पास गर्लफ्रेंड वाइफ या स्पा और ये सब जाने की क्षमता नहीं होती किसी के पास, तो भाई वो अपना एक सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करता है। लेकिन हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कोई भी चीज़ हैबिट या एडिक्शन नहीं बननी चाहिए। आज ही मेरे पास क्लिनिक में एक पेशेंट है, तो उन्होंने बोला कि वो थाईलैंड गए और पहली बार वहाँ पे ट्राई किया क्योंकि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अच्छा। तो वो नहीं कर पाए अच्छे से। फिर उन्होंने लोकल स्पा सेंटर्स, वहाँ से उनको डर बैठ गया मन में, वहाँ उन्होंने फिर लोकल स्पा सेंटर्स ट्राई किए, वहाँ पे भी उनको नहीं हो पाया अच्छा सेक्स। तो जब हिस्ट्री ली तो वो मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं। तो देखिए मास्टरबेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब आप सेक्स करते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां चलती हैं। माने पहले तो सोच कि भाई आज करना है, स्मेल ऑफ योर पार्टनर, ठीक है, लुक्स मतलब देखोगे, उसके बाद महसूस करोगे, तो हर एक चीज़ आपका एक्ट करेगा। मास्टरबेशन में क्या है, आप एक वीडियो देख रहे हैं बेसिकली या अपने सोच के कर रहे हैं, तो आपको एक एडिक्शन हो जाता है कि भाई आज रशियन है, आज इटालियन है, कल कुछ है। तो वो एक आपका ब्रेन का थ्रेशोल्ड बढ़ा देता है। माने आपकी जो एक्साइटेशन लेवल है वो बढ़ जाती है कि आपको छोटा सा स्टिमुलस ट्रिगर नहीं करेगा। दूसरा, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। बहुत बार मेरे पास कपल्स आते हैं कि सर उधर करा तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ ये ट्राई कर रहा है। तो देखिए अननेचुरल चीज़ें दिखाई जाती है पॉर्न वीडियो में काफ़ी बार। थर्डली, आपका सेल्फ एस्टीम पे भी डिपेंड करता है। आप देखेंगे पॉर्न में काफ़ी बार लोग लगे हुए हैं, 45 मिनट लगे हुए हैं, घंटे की पॉर्न वीडियोस हैं। इस पे एक क्वेश्चन है कि सेक्स टाइम जो कि कितना होना चाहिए, बहुत बड़ा एक फियर और एक मिथ है। तो अब मैं चाहूँगा कि अभी इसी क्वेश्चन में उसे भी हम ब्रेक कर देते हैं। देखिए एवरेज सेक्स टाइम जो है इंडियन मेल का वो 5 to 7 मिनट्स है, ठीक है, 5 से बट 7 मिनट। 5 से 7 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, बट इट कैन बी लॉन्गर एज वेल। कुछ लोग कैन लास्ट लॉन्गर। अब उसमें यही सवाल आता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सेटिस्फाई योर पार्टनर। तो भाई कोई इंसान 5 मिनट में कर सकता है और कोई इंसान शायद 20 मिनट में भी ना कर पाए। फीमेल ऑर्गेजम इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव, इतना नेचुरली नहीं हो पाता इतनी जल्दी जैसे मेल को हो जाता है। अब प्रॉब्लम हम वहीं पहुंचते हैं कि पॉर्न में तो वो एक शॉट में नहीं होता है, मल्टीपल शॉट्स में करते हैं। वो दवाइयाँ लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, अननेचुरल चीज़ें दिखाते हैं, जिसके वजह से ये दिक्कतें लोगों की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फर्क आ जाता है। एक पॉर्न स्टार, एक जॉनी सिंस, काफी फेमस है वो तो वो आया था बीबी के वाइन्स के उसमें चैनल पे। तो बीबी के वाइन्स भुवन बाम में बताया कि उसने बताया कि वहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स में ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि उनको पेन ना हो, मतलब ब्रूटल सेक्स के लिए ड्रग्स भी दिए जाते हैं। तो और लोग पॉर्न में अगर देखते हैं तो सोचते हैं कि वो चीज़ें नेचुरल है, वो भी 1 घंटे क्यों नहीं चल पा रहे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत सारी टैबलेट्स और मेडिसिन्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये एक मिथ है। अगर ऐसा कुछ आपका मिसकंसेप्शन है तो उसे प्लीज़ ना करें। मैं भी यही कहना चाहूँगा, देखो मास्टरबेशन गलत नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी हैबिट या एडिक्शन बनता जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है और आपकी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करेगा। अब सर अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन की, या कोई भी स्टोन हो, कोई भी पथरी हो कहीं पे, इसका रीज़न क्या होता है मेन बनने का, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम ट्रीटमेंट का। देखिए बनता कैसे है? देखिए किडनी स्टोन और बाकी स्टोन्स में फ़र्क है। गॉल ब्लैडर का स्टोन अलग है। अब हम बात करते हैं प्योरली किडनी स्टोन्स के बारे में। देखिए सिंपल सी चीज़ है, एक पानी लीजिए, ग्लास पानी, उसमें नमक डालना शुरू करिए, कुछ टाइम घुलेगा, उसके बाद वो नमक नीचे प्रेसिपिटेट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई पानी की क्षमता ऊपर हो चुकी है, अब उस नमक को घोल नहीं सकता। तो बेसिकली किडनी स्टोन्स बनते ही इसी कारण से कि वो एक इम्बैलेंस है बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो किडनी का काम है सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती है बॉडी से उसको फिल्टर करना और यूरिन बना के उसको निकालना। तो जब आपका सॉल्यूट माने ये ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ऑक्सलेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है,
तो वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। जब वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं तो किडनी स्टोन्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो किडनी स्टोन्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया के बेल्ट में बहुत कॉमन है और सफ़र कर रहा है। रीज़न क्या उसके? यही जो मैंने आपको बोला कि जो इम्बैलेंस है आपका, इसमें डाइटरी फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि भाई डाइट के वजह से भी हो रहा है, आपका ऑक्सलेट रिच डाइट अगर आप ले रहे हैं उनके वजह से भी होता है, पानी में भी दिक्कतों के वजह से होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, कुछ नेचुरल टेंडेंसी भी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये सब चीज़ों के वजह से भी आपके किडनी स्टोन्स बनने के चांस रहते हैं। हाँ, हालांकि मैं एक मिथ जरूर क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, मोस्ट कॉमन स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। अब लोग एक वर्ड सुन लेते हैं कैल्शियम, गूगल से पढ़ लिया कैल्शियम, वो अपना कैल्शियम का इंटेक बंद कर देते हैं, माने दूध लेना बंद, सब बंद। मैं ये बिल्कुल आपके मतलब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप कैल्शियम का इंटेक कम करेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स में, तो आपका स्टोन उल्टा बढ़ेगा और बनेगा, ना कि कम होगा। क्योंकि जब आप कैल्शियम लेते हैं ओरली, चाहे दूध में या किसी भी फॉर्म में, तो वो ऑक्सलेट के साथ बाइंड कर जाता है पेट में और वो लैट्रिन के रास्ते निकल जाता है। अच्छा। और अगर नहीं तो वही गट ऑक्सलेट को अब्जॉर्ब करके किडनी में भेज देता है, उसके वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। एक और चीज़ें बहुत ज़्यादा ये मिथ है, दोस्तों में होता है, फैलता है कि पथरी अगर हुई है तो बियर से ठीक की जा सकती है। बियर पी ली ठीक हो जाएगी अगर इनिशियल स्टेज पे है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने और मैं इस बारे में बात भी करना चाहता था। देखिए, ये तो व्हाट्सएप का ज्ञान है, जो व्हाट्सएप गुरुजी हैं, भाई कोई अपने फैमिली ग्रुप में भी डालता है ना। मेरे पास तो पेशेंट आते हैं यंग स्पेशली, या स्टोन का पेन हो गया, डॉक्टर ने ऐसे बोला है, अल्ट्रासाउंड कराए, तो वहाँ से कोई एक रिश्तेदार तो पक्का बोलेगा अरे यार बियर पी ले, नहीं तो कोई दोस्त ही बोलेगा अरे यार क्या डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है, बियर पी ले। तो देखिए, मैं इसको क्लियर करना दूँ। देखिए, बियर जो होता है बेसिकली क्यों उसको कहते हैं स्टोन्स के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, बियर क्या है, बेसिकली एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, माने बहुत सारा यूरिन बना के आपको फ्लश कराएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि बहुत यूरिन बनेगा तो स्टोन निकलने के चांस रहते हैं, लेकिन पानी से बेटर कुछ भी नहीं है। क्योंकि बियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो बाद में आपको डिहाइड्रेट भी करता है। दूसरी चीज़, बहुत लोगों को स्टोन होते हैं वो बियर लेते रहते हैं, अब एक हैबिट बन जाती है। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी वाइफ बोली सर इनके दोस्त ने बोले तो रोज़ की 2 बियर मारने लग गए हैं, और जब 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करा तो स्टोन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बियर इज रिच इन ऑक्सलेट्स। हालांकि 10 में से 5 लोगों का शायद बियर पी के छोटा स्टोन निकल जाएगा, लेकिन काफी बार उसके बाद जो डिहाइड्रेशन होती है या आप सडन प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, जो यूरेटर है, जो पेशाब की नली में अगर स्टोन अटका है वो ऑलरेडी यूरिन को ब्लॉक कर रहा है, आपने क्या किया, सडन प्रेशर बना दिया और उससे तुरंत प्रेशर बन गया, तो काफी बार क्या होता है किडनी में इंजरी भी हो जाती है और इससे AKI माने एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। तो बेस्ट सोल्यूशन इज वाटर, क्योंकि बॉडी को पता है कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, लेकिन बॉडी को बियर को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता। तो बियर ना ले, आप यूरोलॉजिस्ट से मिले, उससे अच्छी दवाइयां हैं जो आपको देके ठीक कर सकते हैं। तो ज्ञानी दोस्तों का ना सुने, डॉक्टर की सुने। बिल्कुल। अभी इसको ट्रीटमेंट का सर क्या क्या ऑप्शन है? लेटेस्ट टेक्निक जो आया है उसे हम कहते हैं RIRS, माने अच्छा। रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। तो इसमें क्या होती है, बिल्कुल एक पतली सी स्लेंडर सी ट्यूब होती है, जो मान लो पेन के निब से हल्का सा थोड़ा सा बड़ा, वो हम पेशाब के रास्ते जाते हैं, पेशाब के रास्ते किडनी में जाते हैं, और उसके बाद लेज़र फाइबर से उस स्टोन को पूरा चूरा करके हम बास्केट करके निकाल सकते हैं। नहीं तो उससे भी लेटेस्ट एक जो आया है उसमें एक शीट आई है जिसे हम कहते हैं फैंस, जो मैं रेगुलरली करता हूँ और अपने पेशेंट्स में अब काफ़ी टाइम से कर भी रहा हूँ। तो इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सेस नेविकुलर शीट। तो इसके थ्रू सक्शन लगा होता है इसमें, तो तुरंत आपका चूरा भी बाहर आ जाएगा। तो बहुत लोगों को डर होता है सर आप चूरा तो छोड़ दिए या अंदर रेती छूट गई, हालांकि वो इतना छोटा होता है कि आप पानी पियोगे आराम से निकल जाएगा, वो रेती होती है। लेकिन फिर भी लोगों को स्टोन चाहिए होता है, देखना होता है, तो हम उसके थ्रू निकाल के उनको दे देते हैं। नेचुरल टिप्स सर कम करने के, किडनी स्टोन हो या कोई स्टोन हो, पथरी कोई हो गई, नेचुरल टिप्स की कैसे उसको कम किया जा सकता है या निकाला जा सकता है, कोई पॉसिबिलिटीज़ है? देखिए हम नेचुरली, हाँ देखिए, दवाइयाँ तो हमेशा हम देते हैं अगर किसी की पथरी अटक गई है। दूसरी चीज़ है कि डेफिनेटली आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है। तो द वाटर इनटेक उतना होना चाहिए कि आपका यूरिन जो वो क्लियर पास हो, एटलीस्ट 2 लीटर पर डे यूरिन पास करना है।
2 लीटर यूरिन पास कर यूरिन पास तो करना पीना है कितना तो आप कम से कम मान के चलिए एवरेज इनटेक जो होता है आपका 3 से 4 लीटर 3 से होना 4 चाहिए। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन जरूर वेरी करता है। अगर आप किसी मान लीजिए 60+ इंसान को बोलोगे 4 लीटर पानी पीने के लिए, तो वो तो बाथरूम में ही बैठे रहेगा। और धीरे धीरे डिवाइडेड इनटेक होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं 1 लीटर पानी पी हाँ, लेते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर मैंने देखा है, हाँ। क्योंकि मैं भी बचपन में ऐसा करता था। हाँ। देखिए, आप नींद से जब उठ रहे हो, आप 1 लीटर अगर पानी पी रहे हो, तो उसके बाद आपको क्या होगा, बाथरूम में ही तो बैठे रहोगे। हाँ। बॉडी प्रोसेस करने में तो टाइम लगाएगी ना, बॉडी तो अभी जागी है आपकी। तो डिवाइडेड इनटेक करिए। हम कहते हैं 8 to 10 ग्लासेस पूरे दिन में, और रात को सोने से 2 घंटे पहले आपका वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाना चाहिए। तो अच्छा। सबसे पहली चीज, वाटर इज वेरी एसेंशियल। दूसरी चीज, खाने में नमक को कम करिए। तो नमक जैसे ही आपका कम होगा, तो आपका किडनी में जो फिल्ट्रेशन है वो बेटर रहेगी, किडनी में लोड कम पड़ेगा। और कुछ डाइट टिप्स, जैसे आप ऑक्सलेट रिच फूड्स ना खाएं। जैसे मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पालक ना खाओ, क्योंकि देखिए ये जितने भी डाइट रिकमेंडेशंस हैं ये मोस्टली इंटरनेशनल ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे क्या है, पालक जो है वो पेरिनियल है, माने हर सीजन में मिलता है। अच्छा। हमारे इंडिया में यूजुअली सर्दी के टाइम पे मिलता है, गर्मी के टाइम पे इतना अच्छा पालक आता नहीं है, लोग खाते नहीं है। तो अगर आप ओकेजनली कभी ले रहे हैं तो ठीक है, उसको डेली हैबिट मत बनाइए। उससे क्या स्टोन बढ़ता हाँ, क्योंकि ऑक्सलेट रिच फूड जितने भी होंगे उससे आपके स्टोन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पालक हो गया, उसी तरह आपका टोफू हो गया। तो ये सब थोड़े ऑक्सलेट रिच फूड्स होते हैं। हालांकि आपका स्टोन कौन से टाइप का है, कि यूरिक एसिड है, ऑक्सलेट है, तो दालों, अगर यूरिक एसिड स्टोन है तो हाई प्रोटीन डाइट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट हो गया, एक्सेसिव राजमा, चने, ये सब ना खाएं। कुछ फूड्स जो हेल्प करते हैं वो होता है हमारा ब्रोकली हो गया, बनाना हो गया, लेमन वाटर हो गया, एवोकाडो हो गया। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। किस साइज़ के स्टोन्स आपको ट्रीट करने चाहिए, दवाइयों से हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, यूरेटर का जो डायमीटर होता है पेशाब की नली का, वो 2 से 4 mm का होता है। अगर आपकी पथरी मान लीजिए 3 mm से 4 mm की पथरी अटकी है, तो उसके 80% चांस है कि वो खुद से निकल जाए या दवा से निकल जाए, और 20% चांस है वो ना निकले। यही पथरी अगर 5 mm की हो गई तो उसके 50% चांस है। बट अगर यही पथरी 8 mm की है, 7 से 8 mm, तो उसके खुद से निकलने के चांस सिर्फ मात्र 20% है। और अगर 9 mm का स्टोन है तो सिर्फ 5% चांस है खुद से निकलने का। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको उसके हिसाब से उसका इलाज कराना चाहिए। आज की डेट में जो हम स्टोन सर्जरी करते हैं, चाहे वो URSL करें, चाहे वो RIRS करें, इसमें नो कट, नो होल, नो सूचर सर्जरी है। माने आपके शरीर पे कोई कट नहीं आता। लेकिन अगर आपके किडनी में बड़े स्टोन्स हैं, मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर के स्टोन्स हैं, सर्जरी करनी तो पड़ेगी। उसमें पीछे से सूक्ष्म छेद के द्वारा हम PCNL नहीं तो मिनी पर कर सकते हैं। अब सर हम आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे। ये बहुत बड़ा एक समस्या है जो आपने बताया स्टार्टिंग में ही। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कितना कॉमन है, क्या इसके रीज़न है? पहले रीज़न पे बात करते हैं, क्या इसका रीज़न है, फिर इसका बात करते हैं नेचुरली इसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और मेडिकली लास्ट में आते हैं ट्रीटमेंट। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, 1 out of 8 men in India they suffer from इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना बिल्कुल नहीं। अगर 10 लोग में अगर किसी एक को है, 10 लोग हैं, एक किसी को है, वो बताएगा नहीं, किसी को नहीं बताएगा, यूट्यूब पे ज्ञान लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट अब टाइम्स ऐसे भी आते हैं कि मेरे पास यूजुअली क्लिनिक में वाइफ्स या पार्टनर ही अपने हस्बैंड को लेके आती हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद उनका भी सैचुरेशन हो जाता है कि वो सफ़र करते करते थक जाती हैं। देखिए, स्टिल इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आई विल से, तो फीमेल्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बिल्कुल। अब भाई अगर उसको दिक्कत हो रही है, देखिए हम तो ये गांव तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, बट हम बड़े शहरों की बात कर रहे हैं कि भाई अगर उसको लगता है कि मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, वो पहले तो हस्बैंड से डर के बोलती ही नहीं, बताएगी ही नहीं, क्योंकि उसको डर लगता है कि भाई इसको बुरा लग जाएगा, मेल ईगो हर्ट हो जाएगा। अब बोलूंगी तो फिर ये कैसा रिएक्ट करेगा। चलो बता भी दिया, उसके आगे क्या, वो बात को कितना ध्यान देता है। काफी बार बोलता है अच्छा छोड़ो छोड़ो इस चीज को, कुछ नहीं तुम्हारे मेरे बारे में क्या है। हाँ, तो मेरे पास वाइफ्स भी कभी कभी अकेली आ जाती है, तो बोलती हैं कि मैंने उनको बोला, लेकिन वो बोले तुम्हारा ध्यान तो इसी में रहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए शादी के 6 साल। तो देखिए, इट्स नॉट अबाउट की ईयर्स ऑफ मैरिज, योर मैरिज शुड ऑलवेज बी यंग, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि वो हस्बैंड को बता नहीं पाती हैं, बताती हैं तो हस्बैंड ध्यान नहीं देते हैं, और अगर ध्यान देते हैं
तो उसका इलाज नहीं कराते हैं। और काफ़ी बार वो अकेली दवाइयाँ लेने आती हैं कि सर कुछ दवाई दे दो, मैं ही दे दूंगी, इनको पुड़िया बनाए खिला दूंगी। तो मैंने बोला ऐसे नहीं होता है, आपको हिस्ट्री चाहिए पेशेंट की, बेसिकली कपल काउंसलिंग चाहिए। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है? देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो होता है साइकोजेनिक, माने मानसिक ही रहता है। तो देखो, आदमियों में सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम क्या है कि भाई हर इंसान के अच्छे और बुरे दिन दोनों रहते हैं। हो सकता है कि आज आप अपनी वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आपने उसके एक्सप्रेशन तो सारे पढ़ ही लिए कि भाई ये सेटिस्फाई नहीं हुई। अब वो एक क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जाता है। तो आपका दिमाग क्या सोचता है, यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा और मेरे से हुआ नहीं है। और मोस्टली यही पॉर्न साइट्स देखते हैं, अरे मैं तो 1 मिनट में हो गया या मेरा 2 मिनट में हो गया, और यहाँ पे तो ये 1-1 घंटे लगे हुए हैं। आजकल पॉर्न साइट्स जाने की जरूरत ही नहीं है, आप नॉर्मल नेटफ्लिक्स और इन सब पे भी देखेंगे तो इतना मसाला है कि आपको पॉर्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो इंस्टाग्राम एक तरह से सॉफ्ट पॉर्न हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि एक नेगेटिव अपने पे आता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस। अभी रिसेंटली आपने एक L&T के उनको सुना होगा, 90 आवर्स वर्क वीक, संडे के दिन बीवी की शक्ल देख के क्या करोगे। तो देखिए, आइडियोलॉजी अगर इस तरह से है तो हाउ विल अ मैन इम्प्रूव? सिंपल सी बात है, यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ। आपको अपने रिलेशन के लिए, अपने लिए रिजुविनेशन का टाइम चाहिए। भाई हर कोई गधे की तरह ही काम करता रहेगा, ठीक है, आप कंपनी को शायद बहुत हाइट्स पे पहुंचा दो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ जाएगी? तो भाई हस्बैंड वाइफ को टाइम चाहिए। संडे के दिन बीवी को नहीं घूरेगा तो और किसको देखेगा? पढ़ाई को थोड़ी देखेगा। तो आई डोंट मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपस में टाइम देना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। और स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस हो गया, मैरिटल स्ट्रेस हो गया, फैमिली स्ट्रेस हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें। स्ट्रेस क्या करता है, कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल जो हार्मोन जब बढ़ता है तो वो टेस्टोस्टेरोन कम भी होता है और आपकी सेक्सुअल ड्राइव, लिबिडो, ये सब कम करता है। तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज। दूसरी चीज़ें, अल्कोहल, स्मोकिंग। देखिए, अल्कोहल के बारे में फिर बात करूंगा, बट स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग सबको पता है कि भाई इट्स नॉट गुड, लेकिन आके मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब सिगरेट थोड़ी पी लेते तो चलेगा? भाई स्मोकिंग क्यों बुरा है? क्योंकि वो सारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जो खून की नसें होती हैं, नर्व्स को हार्म करता है। तो डेफिनेटली आप अगर स्मोक करते हैं तो आपको कभी ना कभी या कहीं ना कहीं इरेक्शन प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब बात करते हैं हम अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल जो है वो आपका, कोई लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास ही खुद बहुत बार पेशेंट आते हैं, सर मैं जब पी के करता हूँ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं पीता हूँ तो नहीं होता है। तो देखिए, लो अमाउंट ऑफ अल्कोहल, माइल्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो वो आपकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है। मतलब आपको, हाँ, लो अमाउंट, ठीक है, तो आपकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है। लेकिन अगर आपका यही अमाउंट मॉडरेट और हाई हो गया तो आपके परफॉर्मेंस को लो भी कर देता है। उस टाइम नहीं करेगा, बाद में करेगा, धीरे धीरे। हाँ नहीं, उसी टाइम पे भी। मतलब आप देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई हैं या आपने अल्कोहल ज़्यादा करा तो आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लो अमाउंट जो है वो आपकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है, हेल्प कर सकता है, लेकिन ज़्यादा वो नहीं कर सकता। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी कि आप अल्कोहल पी के करें, क्योंकि ये कॉमन सवाल होते हैं, बहुत लोग अल्कोहल ड्रिंकर्स होते हैं कि सर्च सर करते हैं यूट्यूब पे, सर्चिंग में। हाँ, तो इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है अल्कोहल पे कि कितना अल्कोहल सेफ है और कितना नहीं है। बट मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि आप अल्कोहल लीजिए, क्योंकि देखिए बाकी लिवर से लेके हर ऑर्गन पे अल्कोहल नेगेटिव इफेक्ट ही डालता है। और लॉन्ग टर्म पे जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है। तो ये चीज़ भी एक फैक्ट है। ये अगर कोई अल्कोहल लेता ही नहीं है, उसे प्रॉब्लम है, हाँ, फिर उसका क्या रोल होगा? तो वही तो बात है, आप, ये फैक्टर है एक। जरूरी नहीं है कि सबको, 100 लोग सिगरेट पीते हैं सबको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सबको हार्ट डिजीज नहीं होता है या सबको लंग कैंसर नहीं होता है, तो भाई किसी उनमें से होता है। तो उसी तरह हर कोई अल्कोहल पीता है अगर, तो, और जो नहीं पीता है तो उसको इरेक्शन और कारणों से भी हो सकता है, जैसे स्ट्रेस हो गया, साइकोजेनिक हो गया। आप दहशत वाली बात कर रहे हो। लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, सर ने रिकमेंड नहीं किया कि आप अल्कोहल यूज़ करो। ऐसा ना हो कि जाके यूज़ करने लगना, बोले तो ये पॉडकास्ट दिखा देना कि डॉक्टर साहब ने बोला है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है अल्कोहल। फिर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, आपके स्पर्म से लेके सब चीज़ों को अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को लॉन्ग टाइम पे अफेक्ट करता है। तो और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा करवाता है ब्लड वेसल्स पे, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बट हालांकि कुछ लोग खुद ही बोलते हैं कि सर माइल्ड लेने से, तो हाँ ये बात फैक्ट है कि अगर आप बिल्कुल लो अमाउंट ऑफ इनटेक ऑफ अल्कोहल तो इट इंक्रीज योर सेक्स ड्राइव, बट इट डज नॉट गारंटी
a performance and improvement as well. पेनाइल इम्प्लांट के बारे में, वो उसका राइट कैंडिडेट कौन है जिससे पेनाइल इम्प्लांट, क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वालों को इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है? देखिए अंकित, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मेरे से। तो ये अब पेनाइल इम्प्लांट जो है ना, अब हमें लगता है कि ये कोई एक स्कैम हो गया है इंडिया में, है ना। ये तो मंडी लगा रखी है लोगों ने। रिसेंटली मेरे पास पंजाब से एक लड़का है, यंग लड़का 25 साल का, मैं नहीं बताऊंगा, उसका दिल्ली में किसी ने, अच्छे डॉक्टर ने पेनाइल इम्प्लांट किया। उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो गया, फिर वो इम्प्लांट निकाल के दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने फिर एक नया इम्प्लांट डाल दिया उसमें। उसके बाद उसको प्रॉब्लम्स होने लगी, इरेक्शन के वक्त पेन, सेक्स करते हुए पेन, तो वो हमारे अंडर एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में आके। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को बताया, पहली बात तो उसकी शादी ही नहीं हुई है। तो मैंने बोला तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? बोला सर मैं एक बार, मतलब वो लेबर नहीं था, मतलब आप मान लीजिए थोड़ा सा हाई एंड वर्कर टाइप हो गया। तो मैंने बोला सर पैसे दे के मैंने सेक्स करने की कोशिश की और वो हुआ नहीं, तो मुझे लगा, मैं डर गया। और दोस्त जो है आपस में सब बोलते हैं फुद्दू है, वही बातें, तेरे से कुछ होता नहीं है। मैंने ऐसे दोस्त को बता दिया तो मेरा मजाक उड़ने लगा। तो मैंने गूगल और यूट्यूब में सर्च करा, मुझे दिल्ली के डॉक्टर मालूम पड़े, मैं उनके पास आया। तो हालांकि वो जो डॉक्टर थे वो यूरोलॉजिस्ट नहीं थे जिन्होंने उसका पहला इम्प्लांट लगाया। अच्छा। तो उसके पास जब वो आया तो उन्होंने दवाई ववाई हार्डली 10 दिन की दी और ना कोई टेस्ट कराया। बोला तुम्हारा को प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, तुम्हारा इम्प्लांट लगा देते हैं। उसने उनसे इम्प्लांट लगा दिया विदाउट एनी इवैल्यूएशन, विदाउट अ ट्रायल ऑफ मेडिसिन, वो इम्प्लांट लगा दिया गया। हालांकि जो यूरोलॉजिस्ट ने लगाया वो तो लाजमी है, क्योंकि एक बार आपके इम्प्लांट लग गया तो वो तो आपके जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यू होती है, उसमें डैमेज हो चुका है, उसमें इम्प्लांट जा चुका है, तो अब लगाना तो पड़ेगा ही। अब वो बिना इम्प्लांट के तो उसको इरेक्शन नहीं आने वाला है, तो हालांकि ये लगाना पड़ा। तो मुझे आजकल लगता है कि विदाउट प्रॉपर इवैल्यूएशन, विदाउट प्रॉपर मेडिकेशंस, लोगों को डराया जा रहा है। और इम्प्लांट लगाने वाले जो लोग हैं वो मोस्टली यंग लड़के दिख रहे हैं। मैंने बहुत यंग लड़कों में देखा है कि इम्प्लांट है, लेकिन यूजुअली इट इज अ डिजीज ऑफ द एजेड। यंग लड़कों में यूजुअली मानसिक चीजें ज्यादा रूल आउट करनी चाहिए, साइकोजेनिक। यहाँ से प्रॉब्लम है, यहाँ से प्रॉब्लम है, मॉरल लो है, बहुत से डर जाते हैं। कुछ डॉक्टर डरा देते हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा। दोस्तों की बातें सुनते हैं, वो दोस्त बोलता है अरे यार आज मैंने ये करके आया, वो बोलता है मेरी 2 गर्लफ्रेंड है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अगर इरेक्शन 24 आवर्स में कभी भी, या तो पॉर्न देखने से या अर्ली मॉर्निंग, अगर इरेक्शन है, बाद में की बात नहीं करते हैं कि जब आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर रहे हो तो क्या है, लेकिन अगर इरेक्शन आ रहा है तो उसे नीड है या नहीं इम्प्लांट की? देखिए उसे ट्रीट किया जा सकता है? इसको बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन, यानी मॉर्निंग वुड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आपका जो सेक्सुअल पावर है वो अच्छा है। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन हो रहे हैं, मॉर्निंग वुड आ रहा है, तो इट्स अ गुड साइन दैट यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल और डिसफंक्शन। उनको इम्प्लांट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए बात मानिए, ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि उनको इम्प्लांट की जरूरत नहीं वो है। कंसल्टेशन के लेकिन बाद ये ही। चीज़ है कि भाई कितना आप परफॉर्म कर पा रहे हो। देखो आपने 10 महीने पढ़ाई करी और परीक्षा में अगर फेल हो गए तो भाई वो फेल ही माने जाओगे ना। तो आप, इलेक्शन आ रहा है, मॉर्निंग में आप बेड पे सो रहे हो, पेशाब करने जा रहे हो, इरेक्शन आ रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअली में सेक्स कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो इरेक्शन लूज होता जा रहा है, या आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा इम्प्लांट की ज़रूरत है, बट हाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पेनाइल इम्प्लांट का जो कैंडिडेट है, मतलब हु इज़ फिट फॉर पेनाइल इम्प्लांट, अगर आपका कोई वैस्कुलर इशू है, माने वेसल्स में इशू है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, या सस्टेन नहीं कर पा रहा, या प्रॉपर वेनस लीक है और आपका इरेक्शन सस्टेन नहीं हो पा रहा, या कोई न्यूरोलॉजिकल इशू है उसके वजह से, या आप मेडिकल ट्रीटमेंट फेल कर चुके हैं, थेरेपी फेल कर चुके हैं, तो आपको पेनाइल इम्प्लांट के बारे में सोचना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ के। बहुत लोग पेनिस के साइज बढ़ाने के लिए पेनाइल इम्प्लांट भी करवाते हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई पेनाइल इम्प्लांट लगाने से पेनिस का साइज बहुत बढ़ जाएगा। देखिए मार्जिनली ज़रूर बढ़ता है, लेकिन वो है क्या, लोगों को अपना ही पेनिस से लगता है कि छोटा है, कि भाई कितना साइज होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम ये कहते हैं कि भाई अगर पेनिस का साइज जो है, एक फ्लैसिड पेनिस माने सोया हुआ लिंग,
एक होता है स्ट्रेच पेनाइल लेंथ, माने आपने प्यूबिक बोन से लेके पेनिस को स्ट्रेच करके टिप तक मेजर किया, और एक होता है इरेक्ट पेनिस, माने जब आपके लिंग में तनाव है। तो जब आपके अगर लिंग में तनाव है तो आपका जो पेनिस का साइज वो 5.2 इंच से या 13 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली उससे उतना होना चाहिए, तो आपका पेनिस का साइज ठीक है। और गर्थ की अगर हम बात करें, माने मोटाई की बात करें, तो तकरीबन 3.23 इंचेस अगर आपका गर्थ है, माने थिकेस्ट पार्ट को अगर आप मेजर करें तो वो उतना होना चाहिए। लोग पेनिस का साइज गलत नापते हैं, हमेशा प्रेस करके प्यूबिक बोन से पेनिस के टिप तक नापना चाहिए, तभी आपको आपके पेनिस का सही साइज मालूम पड़ेगा। क्या सेक्सुअल प्लेजर के लिए इसका कोई रोल है या एक मिथ है ये? देखिए, अगर आपको माइक्रो पेनिस है, जो छोटा, बहुत छोटा पेनिस है, जो मैंने साइजेस बताए, तो डेफिनेटली आप प्लेजर नहीं दे पाएंगे। बट मोस्टली ये मिथ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एवरी रेस और एथनिसिटी कि भी सबका पेनिस साइज अगर बड़ा है तो फीमेल कैविटी, वजाइनल कैविटी, वो भी डिपेंड करती है। और मैंने जैसे आपको कहा कि भाई जी स्पॉट तो वजाइना के हार्डली 1.5 सेंटीमीटर अंदर है एंटीरियर वॉल पे, और टेक्निक्स आने चाहिए आपको अपने पार्टनर को प्लेजर करने के। तो पेनिस का साइज मतलब हाथी की तरह करोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को प्लेजर आएगा, तो आई डोंट बिलीव इट। ओके। वाइग्रा नाम तो सुना ही होगा। ये मार्केट में, मैं इसलिए वाइग्रा का मैंने क्वेश्चन लिखा क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक जगह का केस आया था। एक न्यू मैरिड कपल थे, तो उस वहाँ पे क्या हुआ कि जो उसका हस्बैंड था वो डेली वाइग्रा के ओवर डोजेज लेने लगा, और वो इतना ब्रूटल सेक्स किया, मतलब कि 6-7 दिन लगातार, जैसा कि पता चला पोस्टमार्टम में उसकी वाइफ का डेथ हो गया शादी के 7-8 दिन बाद। तो पता चला वो वाइग्रा लेता था डेली टैबलेट्स, और उसके ओवर डोज लेता था। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन पूछना चाहिए मेरे को, क्या वाइग्रा लेना सेफ है? अगर कोई ले रहा है, किसे लेना चाहिए, उसका डोज क्या होना चाहिए? देखिए अंकित, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अब वाइग्रा तो लोग जानते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा मार्केट में बिकता है ये सुहागरा और मैनफोर्स के नाम से। अच्छा। और सबसे हैरानी की बात है, हमारे इंडिया में ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जैसे मैंने बोला एंटीबायोटिक्स, तो ये भी फ्रीली अवेलेबल है। आप जाइए केमिस्ट से मांगिए सेक्स, वो आपको हाथ में मैनफोर्स या सुहागरा पकड़ा देगा। डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ना वो साइड इफेक्ट समझता है पेशेंट, ना वो डोज समझता है, बस वो गोली ले लेता है। अब दिक्कत कहाँ आती है, मैं इसको एक किस्से में आपको बताना चाहूँगा। तो हमारे बहुत पहले, मैं जब दिल्ली में प्रैक्टिस करता था, तो एक मनाली कपल गए थे, तो नई मैरिज हुई थी, तो उसके दोस्त फार्मासिस्ट था, तो पहली बार सेक्स कर रहा होगा लाइफ में, तो उसने डर गया होगा, तो उसने दोस्त से पूछा यार क्या करूँ, कुछ नहीं हुआ, अब जा रहे हनीमून पे मनाली। तो उसने बोला तू एक वाइग्रा मतलब सुहागरा जो भी दी, उसको गोली दे दी, नीली गोली, इसे कहते हैं नीली गोली। तो उसने बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ। अब उसने सेक्स किया, बहुत अच्छा हुआ, पूरी रात वाइफ खुश। अब अगले दिन सुबह हुआ तो उसका पेनिस में इरेक्शन गया नहीं, ठीक है, तो इरेक्शन था, तो सुबह उठते भी फिर किया, धीरे धीरे उसको पेन बढ़ने लग गया। तो उसकी वाइफ ने भी बोला भाई तुम्हारा क्या है, कम नहीं होता है क्या, तुम सुपरमैन हो गया। अब लड़का अंदर से खुश पे खुश, लेकिन उसको दर्द हो रहा है। जब ये चीज़ हो गई करीबन 24 घंटे, तो उसको लगा कोई दिक्कत, और पेनिस में सूजन आ गई थी काफ़ी, तो उन्होंने बोला नहीं करते हैं। उसके बाद वो वहीं के शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने बोला सर इसमें दिक्कत है और आप तुरंत आप दिल्ली जाएं, क्योंकि वहीं से ही हैं, इसमें छोटा शायद ऑपरेशन करना पड़ सकता है। लेकिन उसको दिल्ली पहुंचते पहुंचते 48 घंटे से ऊपर हो गए थे, तब के टाइम पे बस से आए थे। तो जो हमने देखा, इस बीमारी को कहते हैं प्रियापिज्म। ये कोई भी केमिस्ट समझाता नहीं है, माने आपका अगर इरेक्शन 4 घंटे से ऊपर है, वाइग्रा या कोई भी ऐसी दवा, यानी सिल्डेनाफिल जिसको हम वाइग्रा कहते हैं, या टडालाफिल हो गया, एवेनाफिल हो गया, इनमें से किसी भी लेने से है, तो ये इस बीमारी को हम प्रियापिज्म कहते हैं। माने आपका ब्लड सप्लाई पेनिस का कंस्ट्रिक्ट हो गया है। इसके लिए आपको तुरंत इमरजेंसी में यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए, क्योंकि हुआ क्या, उसमें हमने उसके पेनिस को डिट्यूमिसेंस तो कर दी, माने ब्लड निकाला, वो नीडल डाल के ब्लड निकालना होता है, तो छोटा सा ऑपरेशन हुआ, शंट करा, लेकिन उसका जिंदगी भर के लिए इरेक्शन खत्म हो गया। और फॉलोअप में रह रहा था, तो उसके फादर आके 1-1.5 साल बाद बोले कि इसका डिवोर्स भी फाइल हो चुका है। तो आप देखिए, कुछ टाइम के मजे के लिए विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी एडवाइस उन्होंने दवा ली, लेकिन उसका साइड इफेक्ट उनको भुगतना पड़ा। तो अगर ऐसे आप बता सकते हो ऑन कैमरा कि अगर कोई ले रहा है, जाके ऐसे भी खरीदी ले रहा है, तो उसे कितना डोज लेना चाहिए, कुछ एक आइडिया लग जाए? देखिए, डोज तो जो है ये 50 और 100 मिलीग्राम में ही आती है, ठीक है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि ये रेगुलर यूज के लिए नहीं बना है। यूजुअली वाइग्रा मैं
ओल्डर पीपल में देता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी सेक्स की फ्रीक्वेंसी कम होती कम हो है, जाता है। तो उनको ओकेजनली करना होता है, तो आप उनको दे सकते हो। यंग कपल्स में, यंग लड़कों में वाइग्रा जो है वो एक अब्यूज बन जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल इरेक्शन एजेंट होता है। तो ये बेसिकली सब ड्रग्स होती है PD5 इनिबिटर्स होते हैं, तो ये ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं। बेसिक काम क्या? ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो उसके वजह से इरेक्शन अच्छा हो जाता है। तो मैं यूजुअली वाइग्रा यंग में रिकमेंड नहीं करता हूँ, मान मोस्टली ओल्डर में। या तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि भाई जैसे वन नाइट स्टैंड्स के लिए कुछ लोग यूज़ करते हैं या इस टाइप के लिए यूज़ करते हैं, बट आइडियली इसका यूजेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉलरेंस भी डेवलप करता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब आप इसको लेना बंद करोगे तो आपको इरेक्शन नहीं होगा। स्पर्म क्वालिटी, अगर किसी को लगता है कि मेरा स्पर्म अच्छा क्वालिटी है या नहीं है, क्योंकि जब बेबी प्लान करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो स्पर्म क्वालिटी एंड स्पर्म काउंट किसी को जानना है तो क्या कैसे पता कर सकता है वो? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए एक अच्छे लैब से सीमन एनालिसिस कराना, जिसमें 3 to 5 डेज ऑफ एब्सटिनेंस होना चाहिए। एब्सटिनेंस का मतलब 3 से 5 दिन तक ना आपने सेक्स किया होना चाहिए, ना आपने मास्टरबेशन किया होना चाहिए। उसके बाद आप सैंपल वहीं जाके दें, घर से लेके ना जाए, क्योंकि कोई भी वीर्य का सैंपल जो है, सीमन का सैंपल, इट शुड बी प्रोसेस्ड विद इन 30 मिनट्स ऑफ इजैकुलेशन। उससे आप सीमन के जो पैरामीटर्स है वो WHO का क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आती है उसको एक यूरोलॉजिस्ट या एंडोलॉजिस्ट देखता है और आपको फिर एडवाइस देता है। तो उसे सही किया जा सकता है फिर? बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि ये जो वीर्य की प्रॉब्लम है, या आप मान लीजिए मोटिलिटी इशू हो गई, या काउंट के इशू हो गए, या वाइटैलिटी के इशू हो गए सीमेंस की, या आज ज़्यादा लोग जो है गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं ट्रीट करने, या गायनेकोलॉजिस्ट खुद से दवा दे देती हैं। अरे कॉज तो समझिए कि दिक्कत क्या है। क्या आपको वेरिकोसील है? क्या आपको टेस्टिकुलर में टेस्टिस में कोई दिक्कत है? दिक्कत कहाँ आ रही है, इसको समझना की पढ़ाई तो एक एंड्रोलॉजिस्ट ने ही की है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है तो आप यूरोलॉजिस्ट से ही मिलें। आगे आपको अगर यूरोलॉजिस्ट IVF स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता है वो एक अलग बात है। नेचुरल हर्ब्स कुछ टिप्स, अगर सेक्स टाइम को बढ़ाना है या सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाना है, इन्हेंस करना है, बूस्ट करना है? देखिए, अश्वगंधा हो गया, बेसिकली विथेनिया सोमनिफेरा हर्ब है, तो इसमें जो भी, चाहे अश्वगंधा हो गया, चाहे शिलाजीत हो गया, शिलाजीत में फुलविक एसिड होता है, ये बेसिकली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो जितने भी फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में डैमेज करते हैं उसको खाते हैं, उसको ढूंढते हैं, सरल भाषा में आपकी पेनिस की ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करते हैं। तो इनका रोल सिर्फ पेनिस में ही नहीं है। लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई शिलाजीत सिर्फ पेनिस के लिए है या मर्दाना ताकत के लिए है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे अंदर रोल्स प्ले करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी नॉर्मल कोई भी ले सकता है, बॉडी वेलबींग के लिए, हाँ ले सकते हैं। अब जैसे अगर आपको अश्वगंधा अगर लेना है स्पेशली, तो देखिए, आप पहली बात तो आपको ओरिजिनल लेना चाहिए, देखना चाहिए। अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको घी के साथ लें या दूध के साथ लें। रात के टाइम पे लें, दिन के टाइम पे ना लें, क्योंकि ये कोर्टिसोल को भी कम करता है। तो दिन में आपका कोर्टिसोल लेवल हाई होता है जो आपको चाहिए बॉडी की फंक्शन के लिए, तो इसको रात के टाइम पे लें। डेली आप अगर 400 से 600 मिलीग्राम ले रहे हैं तो वो ठीक है। कोई भी ये चीज़ें हैं आप इसको कंटिन्यूसली ना लें, बीच में हमेशा ब्रेक दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बॉडी आपकी नेचुरली भी हील हो और रिकवर हो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस या कीगल एक्सरसाइजेस, जो आपके शीघ्र पतन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 मसल्स होती हैं, बल्बो कैवर्नस या बल्बो स्पॉन्जियस, उसको स्ट्रेंथन करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका शीघ्र पतन ठीक हो जाता है। अब कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, वो उसमें क्या होता है? कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइजेस बहुत सारे टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप अपने लैटिन का रास्ता टाइट करें, बैठे बैठे होल्ड करें और 10 तक गिने, तो आपको एक वहां पे एक स्ट्रेस फील होगा। अच्छा, वो एक टाइप का कीगल एक्सरसाइज है। लेट के आप अपनी कमर को उठाएं, पैरों के बीच में तकिए को दबाना, तो ये सबसे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं बेसिकली, और ये स्ट्रेंथन हो रही हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे करा छोड़ दिया या ढंग से नहीं किया। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि कोई भी एक्सरसाइज करे तो उसको रेगुलर करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो करें डेली, और ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स उसका इफेक्ट दिखेगा। इसके अलावा योगा के कुछ आसन हैं, जैसे आप भद्रासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं। तो ये भी आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने में काम आएंगी। अगर स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो कोई ऐसा फूड जिसे खाने से स्पर्म काउंट बढ़ सकता है?
देखिए स्पर्म में बहुत सारी चीज़ें होती तत्व होते हैं, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, तो जो भी फूड्स होते हैं इन सब में रिच होते हैं। मान लीजिए आप ब्रोकली हो गया, एवोकाडो हो गया, आपके डार्क चॉकलेट्स हो गए, आपका आलमंड माने बादाम, वॉलनट, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश, लीन मीट लाइक फिश, चिकन, तो ये सब चीज़ें आपकी स्पर्म क्वालिटी को, ब्लूबेरीज हो गया फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस हो गया, तो ये सब चीज़ें जो भी अनार हो गए, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज, सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज करना। अगर फीमेल को सेक्सुअल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाए या गायनेकोलॉजिस्ट के पास? फीमेल हाइपोसेक्सुअलिटी यानी फीमेल में जो सेक्स करने की प्रवृत्ति है उसको भी कम होने की बीमारी होती है, एंड इट इज़ अ नोन डिजीज, और ये जो इलाज है ये यूरोलॉजिस्ट ही करता है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करता है। अगर फीमेल के प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से सेक्स नहीं हो पा रहा, वो गायनेकोलॉजिस्ट देखता है। लेकिन फीमेल में सबसे ज़्यादा कॉमन कारण क्या है इच्छा कम होने का? वो ये है, पहली बात तनाव, दूसरा क्योंकि उसका जो पार्टनर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत कपल आते हैं जिन्होंने सालों से सेक्स नहीं किया, तो फीमेल से पूछते तो क्या कहती हैं, सर बच्चा हो गया, उसके बाद इनका भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया, इनका नहीं ठीक होता, हम बच्चे में बिजी हो गई, काम में बिजी हो गई, तो अब मेरा भी मन नहीं करता। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी दिक्कत है और इसको आपको दिखाना चाहिए एक बार यूरोलॉजिस्ट को। सर्कमसिजन, इसके बेनिफिट्स क्या है? क्या ये कराना सही है और किसे कराना चाहिए? देखिए खतना या सर्कमसिजन जो होता है, पहली बात तो ये इसको हिंदू मुस्लिम में नहीं करते हैं, हाँ, बांटते हैं, हाँ, क्योंकि इसको वहाँ बिल्कुल पे भी अलग नहीं चलता बांटते। है। अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो ये एक अच्छी चीज़ है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप विद इन 28 डेज ऑफ बर्थ करा देते हैं तो पिनाइल कैंसर के चांस निल हो जाते हैं। अच्छा, बिफोर 28 डेज, 28 दिन से पहले अगर आप कराते हैं तो वो आपके पिनाइल कैंसर के चांस निल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन सर्कमसिजन इज अ गुड थिंग। अगर आपका स्किन पीछे नहीं जा रहा है किसी भी कारणवश, 4 साल की आपकी उम्र से ऊपर, माने बच्चों को ही मैं बता रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम है, उसको आके यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। दूसरा, ये फाइमोसिस के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, तो बहुत बार लोगों को जो फ्लैसिड माने सोए हुए लिंग में स्किन पीछे चला जाता है, लेकिन जब इरेक्शन होता है तब वो पीछे नहीं जाता, ये मुश्किल से जाता है, उसके वजह से उसमें कट्स आ जाते हैं और ब्लड भी आ जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी आपको सर्कमसिजन कराना चाहिए, इसमें कोई हानिकारक नहीं है, ये डे केयर प्रोसीजर है। कमेंट में लड़ना मत आपस में कि मैं कि किसी एक पक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बस जो चीज़ ये जो मेडिकली चीज़ है उसी के लिए बोल रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। अभी सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना सही है या एक मिथ है, ठीक है? अभी इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, मैंने वो नोट किया, लोगों ने भेजा था तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ मैं। केला खाने से पेनिस का साइज बढ़ता है? ये मिथ है। केला बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन पेनिस का साइज ना कम करेगा ना बढ़ाएगा। टाइट अंडरवेयर पहनने से स्पर्म काउंट कम हो जाता है? ये भी एक मिथ है। टाइट अंडरवेयर पहनने से स्पर्म काउंट कम नहीं होता है। अगर आप बहुत हीटेड एनवायरनमेंट्स में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली टेस्टिकल का जो टेम्परेचर है, टेस्टिस बॉडी में बाहर इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बॉडी से कम होता है। तो अगर वो किसी भी कारणवश हीट हो रहा है, चाहे आपके लैपटॉप से या कोई ऐसे आप हीटेड फर्नेसेस या कोई ऐसा जॉब करते हैं, उससे डेफिनेटली आपके स्पर्म को क्वालिटी को इफेक्ट हो सकता उससे पड़ सकता है। क्या मास्टरबेट करने से कोई भी कमज़ोर हो सकता है? मास्टरबेट करने से कोई कमजोरी नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक्सेस मास्टरबेशन करते हैं तो एक तरह से आप मान लीजिए सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको थकावट तो आएगी आएगी। तो उसी तरह अगर आप एक्सेस मास्टरबेशन करते हैं तो आपको कमजोरी हो सकती किसी है। डॉक्टर ने 21 और बता दिया, आप भी कुछ एक अपना एक बता दो कि मंथ में या वीकली वाइज। इसका कोई भी ऐसा डाटा नहीं है। बहुत लोग बिल्कुल भी मास्टरबेट नहीं करते, तो मैं कोई मास्टरबेट को एडवोकेट नहीं करता हूँ। मैं बस ये कहता हूँ कि ये गलत नहीं है, बट हाँ अगर ये हैबिट या एडिक्शन है, ये ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल गलत है। हर सुबह खाली पेट लहसुन खाने से सेक्सुअल पावर बढ़ती है क्या? देखिए गार्लिक के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो डेफिनेटली इसमें ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स अच्छे से ब्लड जाता है, तो ये हार्ट के लिए, तो जितनी ब्लड वेसल है, इनफैक्ट पेनिस की भी होगी तो वो बेनिफिट रहता है। अच्छा। तो 3 से 4 क्लव्स आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, बट कभी कभी गार्लिक किसी किसी को बहुत बुरा एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस भी करता है, तो उस चीज़ों का ध्यान दें। बट हाँ डेफिनेटली सच्चाई है इसमें। हाँ इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई, बट ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं। क्या सिर्फ महिलाएं ही सेक्सुअल हेल्थ के लिए चिंतित होती हैं? आपके पास तो लोग आते होंगे कंसल्ट के लिए। तो मेरे पास तो
महिलाएं तो क्या, आदमी ज्यादा चिंतित रहता है। अगर आदमी परफॉर्म नहीं कर पाए तो चिंता तो उसको वैसे ही खा जाती है आज से ज्यादा, कि मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें महिला कहाँ से। किसी ने पूछा है कि सेक्स के बाद तुरंत नहाने से क्या फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इनफैक्ट अच्छा है, आपको अपना मेल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। मेरे पास जो पेशेंट्स भी आते हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, वहाँ पे नीचे आप बालों को ट्रिम रखें या शेव करें, जो भी आप कंफर्टेबल हैं, और आप इंश्योर करें कि पेशाब करने के बाद और नहाते वक्त आप स्किन को पीछे करके ज़रूर साफ़ करें। क्योंकि देखो, मुसलमानों में तो होता ही है, क्योंकि उनका सर्कमसिजन या खतना बचपन से हुआ होता है, लेकिन हिंदुओं में हमेशा मैं ये कहता हूँ, या जिनका सर्कमसिजन नहीं हुआ है, तो अपने पेनिस के लिंग के चमड़े को पीछे करके पेनिस को हमेशा साफ़ रखें। उससे आप अपनी बीमारियाँ और अपने पार्टनर को देने वाली बीमारियाँ भी कम कर सकते हैं। टेस्टी में पेन, अंडकोश में दर्द, ये भी एक ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है। क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, टेस्टिकुलर पेन जो होता है वो बहुत कारणों से होता है, ठीक है। जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है, इमरजेंसी कंडीशन जिसे हम कहते हैं टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस, ये यूजुअली यंग लड़कों में ही देखा जाता है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में। तो इसमें टेस्टिस जो होता है अपना कॉर्ड के अराउंड घूम जाता है, उसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो कभी भी आपको टेस्टिकुलर पेन हो, उसको इग्नोर ना करें, तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलें। इसके अलावा जो पेन करने के कारण है वो हाइड्रोसील, टेस्टिस में इन्फेक्शन जैसे मान लीजिए एपिडिडिमाइटिस हो गया, या ऑर्काइटिस हो गया, या वेरिकोसील के वजह से ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट, तो ये सब चीज़ों की वजह से भी आपको टेस्टिस में पेन हो सकता है। प्रोस्टेट का क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी? क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखिए, किसी को भी अगर यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से, स्पेशली मेन अबव द एज ऑफ 50, तो आप एनुअल चेकअप कराएं, जो मैंने टेस्ट बोले हैं वो कराएं, और प्लस हम इनिशियली हमेशा दवाइयों से ट्राई करते हैं, जिस सबसेट को हम बोलते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, तो उसको देख के ट्राई कर सकते हैं। हालांकि देखिए, अगर आपका प्रोस्टेट का साइज़ बहुत बड़ा है और वो यूरिन अंदर रोक रहा है और दवाई से आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, तो प्रोस्टेट की सर्जरी भी जो है वो हम दूरबीन द्वारा करते हैं, लेज़र से या बिना लेज़र के, दोनों उपाय उपलब्ध है, और इसमें कोई चीराकाटी नहीं होती है, और हॉस्पिटल स्टे हार्डली 1 से 2 दिन का रहता है, और आप उसके बाद अच्छे से पेशाब कर सकते हैं। जितना आप वेट करेंगे उतना ही प्रोस्टेट बड़ा होके आपके ब्लैडर में प्रेशर डालेगा, किडनियों में प्रेशर डालेगा, और ये दिक्कतें बढ़ा सकता है। रोबोटिक सर्जरी आजकल काफ़ी ज़्यादा सर्चेज में ये भी है एक, किस लिए होता है, इसका पर्पस क्या है? क्या इसमें वाकई में रोबोट सर्जरी ऑपरेट करता है या डॉक्टर सर्जरी करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक रोबोटिक सर्जन हूँ, और वो भी सर्टिफाइड रोबोटिक सर्जन, तो अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन उठाया। देखिए, रोबोटिक सर्जरी बेसिकली क्या है, रोबोट जो है एक, मान के चलिए एक डिवाइस है, एक जरिया है। तो रोबोट के 3 पार्ट्स में हम बात करते हैं। एक होता है सर्जन कंसोल, मान लीजिए जिसमें सर्जन बैठ के ऑपरेशन करता है, और एक होता है रोबोटिक आर्म्स जो पेशेंट के साइड में होते हैं, और एक होता है मास्टर कंसोल जिसमें उसमें मॉनिटर लगा हुआ है और बाकी कॉटरी और अदर चीज़ें दी हुई हैं। तो बेसिकली क्या है, जैसे लैप्रोस्कोपी होता है, लैप्रोस्कोपी में आप हाथ चला रहे हो और कर रहे हो, रोबोटिक सर्जरी में रोबोटिक आर्म्स ऑपरेशन करते हैं, बट पूरा का पूरा कंट्रोल और एवरी मूवमेंट जो है वो सर्जन ही कंट्रोल करता है। अगर सर्जन लेफ्ट करेगा तो अंदर आर्म लेफ्ट घूमेगा, अगर सर्जन कट करेगा तो वो कट करेगा, तो सब चीज़ सर्जन ही करता है, ऐसा नहीं है कि रोबोट खुद से करता है। सर्जन को कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो चल रहा है, फिर इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एजिड सर्जन जैसे होते हैं उनके हाथ में ट्रेमर्स आते हैं, तो रोबोट ट्रेमर को भी फिल्ट्रेशन करता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैग्निफिकेशन। तो रोबोट का मैग्निफिकेशन बहुत है, तो आपको छोटा सा ब्लड वेसल भी अंदर क्रिस्टल क्लियर दिखता है, प्लस प्रिसिशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिसिशन, सेफ्टी और ब्लड लॉस मिनिमम। तो रोबोटिक सर्जरी मैं यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत करता हूँ, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी हो गया, और किडनी कैंसर्स के लिए पार्शियल नेफ्रेक्टमी हो गया, पाइलोप्लास्टी हो गया जिसमें पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यूरेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं, स्पेशली डीप पेल्विक सर्जरीज, माने ब्लैडर कैंसर में भी इसका यूज़ होता है, मैं करता हूँ। तो इन सब चीज़ों में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली इज़ देयर टू स्टे, और ये फ्यूचर है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो कि आप को नहीं पता थी, वो आपको यहाँ पे मिल गया होगा। मोटिव मेरा ये रहता है पॉडकास्ट का कि अगर मेरा पॉडकास्ट आप देख रहे हो, अभी मैं 3 डॉक्टर के साथ और कर चुका हूँ, तो मेरा ये मोटिव रहता है कि एक तो आप जाओगे कंसल्टेशन के लिए, तो मैं आपका एक कंसल्टेशन का चार्ज भी कम करूँ। पहले आप यहाँ पे नॉलेज ले लो कि हाँ आपको जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि कई बार लोग चेक करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी जाओगे तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट
चार्ज तो फ़ी तो पे करना पड़ेगा। तो मेरा मोटिव रहता है कि पहले आप यहाँ पे नॉलेज ले लो, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन सी प्रॉब्लम है तो किस डॉक्टर के पास जाना है, अभी आप कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। थैंक यू अंकित फॉर द वंडरफुल पॉडकास्ट। तो मैं डॉक्टर वेंकटेश प्रैक्टिस करता हूँ नोएडा एक्सटेंशन में। तो नोएडा एक्सटेंशन में मेरा अपना क्लिनिक है एक मूर्ति चौक के पास, और पिछले 6 सालों से ये क्लिनिक चल रहा है मेरा। और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और एक रोबोटिक सर्जन यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, गूगल सब के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के पूछिए, मैं और मेरी टीम ज़रूर कोशिश करेगी कि मैं उसका सही जवाब आपको तुरंत से तुरंत दे पाऊँ। आप अगर विज़िट भी करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिससे आप आके मेरे से परामर्श कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप अपनी बीमारी पहचानें, चाहे वो पेशाब से रिलेटेड हो, या वो किडनी स्टोन हो, या वो प्रोस्टेट की दिक्कत हो, या वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। इनमें से अगर आप किसी भी चीज़ से ग्रसित हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें मेरे से। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन ही है। अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच गए तो उसने ऑपरेशन ही बताना है आपको। दवाइयों से और नेचुरल तरीक़ों से भी बहुत चीज़ों का इलाज होता है, और मैं क्लिनिक पे मोस्टली नेचुरल तरीके भी एडवाइस करता हूँ, और मेडिसिन तो हमेशा एक रोल प्ले करती ही करती हैं। तो आप आके ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित फॉर योर टाइम। वेलकम। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बने रहिए साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगला पॉडकास्ट, अगर मेरा जो पॉडकास्ट आने भी वाला है तो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेडिकली मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट करूं, या किसी एक डॉक्टर के ऊपर अगर आप चाहते हो कि कोई डॉक्टर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो उनके साथ करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।